everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter carbohydrate biosynthesis in plants and bacteria. And in this chapter we have already discussed photosynthetic carbohydrate synthesis, photorespiration, C4 pathway, CAM pathway, as well as biosynthesis of starch and sucrose. And in this lecture we will discuss about the biosynthesis of cell wall polysaccharide of plant and bacteria. It means in this lecture we will discuss about the biosynthesis of cellulose and peptidoglycan. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience, and published couple of international research paper and guided more than 10,000 students. Now let's start the lecture, and the topic is biosynthesis of cell wall polysaccharides of plants and bacteria. Let's first discuss biosynthesis of cell wall polysaccharide in plants, that is biosynthesis of what? Biosynthesis of cellulose. बायोसिंथेसिस से पहले हम इसके बारे में कुछ स्ट्रक्चर्स या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानते हैं। सेलुलोज की अगर बात करें तो इट इज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल जो होते हैं उनका मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है सेलुलोज, बट इनके अलावा हेमीसेलुलोज, ग्लाइकन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। बट मेन कंपोनेंट क्या होता है? मेन कंपोनेंट होता है सेलुलोज। सेलुलोज की अगर बात करें तो ये दो काम करता है। पहला, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और दूसरा, इट प्रिवेंट्स द स्वेलिंग ऑफ सेल एंड रैप्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट माइट रिजल्ट व्हेन ऑस्मोटिक कंडीशंस फेवर वाटर एंट्री इनटू द सेल। मींस अगर वैसा ऑस्मोटिक कंडीशंस हो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में जो कि फेवर करता है वाटर एंट्री इनटू द सेल, उस कंडीशन में सेल को स्वेलिंग से प्रिवेंट करता है, एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रैप्चर होने से बचाता है। ईच ईयर वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें तो प्लांट सिंथेसाइजेस मोर देन 10⁻11 मेट्रिक टन ऑफ सेलुलोज। इट मीन्स कि इट इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड्स इन द बायोस्फीयर। कौन सा? सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन द बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड क्या है? बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है सेलुलोज। सेलुलोज की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है। अगर एक स्फीयर को आप एक ग्लूकोज यूनिट समझते हैं, सेलुलोज इज ए होमोपॉलीसैकेराइड जो कि डी ग्लूकोज से बना होता है। किससे बना होता है? डी ग्लूकोज से बना होता है। ग्लूकोज दो फॉर्म में होता है, एल फॉर्म एंड डी फॉर्म। एल फॉर्म एंड डी फॉर्म। बट जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं नेचुरली वो एक्सक्लूसिवली डी फॉर्म होते हैं, जबकि अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें तो 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस वो एल फॉर्म होते हैं। लेकिन जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं नेचुरली कार्बोहाइड्रेट में वो डी फॉर्म होते हैं एक्सक्लूसिवली। सो अगर हम एक सिंगल स्फीयर को एक डी ग्लूकोज यूनिट समझते हैं तो ये काफी सारे डी ग्लूकोज यूनिट से लिंक्ड होते हैं और ये लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होता है, ये अनब्रांच्ड होते हैं, जबकि स्टार्च जो होता है वो ब्रांच्ड होता है और ब्रांचिंग अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू होती है। अब ये जो दो डी ग्लूकोज यूनिट है इनके बीच में जो बॉन्ड है इट इज β1,4 लिंकेज। ये क्या है? β1,4 लिंकेज है। मींस सेलुलोज में दो ग्लूकोज यूनिट आपस में लिंक्ड होते हैं। किससे? β1,4 लिंकेज से। सो दिस इज द वन ग्लूकोज यूनिट, दिस इज द अनदर ग्लूकोज यूनिट, और इनके बीच में जो लिंकेज है दैट इज β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, एंड इट इज ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्या है? इट इज ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो
न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोज शुगर नाइट्रोजनस बेस से अटैच होता है वो इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट में बॉन्ड होते हैं दे आर ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से लिंक्ड होते हैं। सेलुलोज क्या हुआ, क्योंकि एक टाइप के यूनिट से बना हुआ है, एक टाइप के मोनोसैकेराइड यूनिट से बना हुआ है, इसीलिए ये क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड है। दूसरा, ये लीनियर है, अनब्रांच्ड है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। ये 10,000 से 15,000 ग्लूकोज यूनिट लीनियर पॉलीमर में अरेंज होते हैं बाई बीटा 1,4 लिंक्ड डी ग्लूकोज यूनिट है। सपोज दैट कि ये एक चेन है ग्लूकोज यूनिट का, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये 36 चेन मिलकर ये क्या बनाता है, 36 चेन मिलकर बनाता है माइक्रोफाइब्रिल्स। क्या बनाता है, माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं। मींस वन चेन की अगर बात करें तो इट इज ए पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, जो कि 10,000 से 15,000 ग्लूकोज यूनिट के बने होते हैं। सिमिलरली इस तरह से टोटल 36 चेन मिलके क्या बनाता है, माइक्रोफाइब्रिल्स, एंड देन वो क्रिस्टलाइज होता है आउटसाइड द सेल, मींस टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस। ग्लूकोज यूनिट जो बनते हैं, ग्लूकोज पॉलीमर जो बनते हैं वो बनते हैं टुवर्ड्स द साइटोसोल, और इनका जो क्रिस्टलाइजेशन होता है टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस होते हैं। मोस्ट एनिमल कैन नॉट यूज सेलुलोज एज ए फ्यूल सोर्स, मींस एनिमल सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि एनिमल्स में वैसे एंजाइम सीक्रेट नहीं होते हैं जो इस बीटा 1,4 लिंकेज को हाइड्रोलाइज कर सके। मींस animals lack the enzyme that hydrolyzes beta 1,4 linkages। लेकिन टर्माइट्स की अगर बात करें, टर्माइट्स ऐसा एनिमल है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, बट मोस्ट एनिमल सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं करते हैं। एंड बेस्ट एग्जांपल इज ह्यूमन। ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करता है क्योंकि ह्यूमंस में वह एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है जो कि बीटा 1,4 लिंकेजेस को हाइड्रोलाइज कर सके। टर्माइट्स की अगर बात करें तो ये सेलुलोज डाइजेस्ट करता है, इट मीन्स कि ये वुड को डाइजेस्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि इनके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एक सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ट्राइकोनिम्फा। ये ट्राइकोनिम्फा क्या करता है, सेलुलेज सिक्रीट करता है, और इसी सेलुलेज की वजह से बीटा 1,4 लिंकेज हाइड्रोलाइज होता है। इट मीन्स कि टर्माइट्स हाइड्रोलाइज करता है। वुड रॉट फंजाई एंड बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये भी सेलुलोज सिक्रीट करता है। बायोसिंथेसिस ऑफ सेलुलोज की अगर बात करें तो एज कंपेयर टू बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च ये लेस वेल अंडरस्टूड है। Cellulose is a major component of plant cell. It meant and cellulose must be synthesized from intracellular precursor but deposited and assembled outside the plasma membrane. Means cellulose की synthesis कहाँ होती है, intracellular precursor से, लेकिन इनका deposition and assembly कहाँ होती है, outside the plasma membrane. इंजाइमेटिक मशीनरी की अगर बात करें तो टोटल 3 स्टेज होते हैं सेलुलोज की बायोसिंथेसिस में। फर्स्ट वन इज द इनिशिएशन, सेकंड one is the elongation, and third one is the export of cellulose chain towards the extracellular surface, and all these 3 processes are complicated than that of biosynthesis of starch and glycogen, क्योंकि biosynthesis of starch and glycogen में एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि उनकी सिंथेसिस सेल में ही होती है और वो सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में भी जो सेल वॉल होता है दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया का सेल वॉल सेलुलोज का नहीं होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का होता है, और पेप्टिडोग्लाइकन की भी सिंथेसिस होती है इंट्रासेलुलर प्रीकर्सर से होती है, लेकिन वो बाहर जाके असेंबल होते हैं आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये ऑलमोस्ट सिमिलर मैकेनिज्म यूज करता है एज दैट ऑफ प्लांट सेल वॉल।
सो फर्स्ट आते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की अगर बात करें तो सेलुलोज की जो सिंथेसिस होती है ये सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर से सिंथेसिस होती है एंड दैट सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सेलुलोज की सिंथेसिस के लिए जो कॉम्प्लेक्स एंजाइमेटिक मशीनरी होती है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन करता है। For example, this is plasma membrane and these are the कॉम्प्लेक्स एंजाइमेटिक मशीनरी जिसमें सेलुलोज सिंथेस होते हैं। अब इस सेलुलोज सिंथेस से सुक्रोज सिंथेस भी एसोसिएटेड होते हैं। सेलुलोज सिंथेस की अगर बात करें तो इसमें 3 तरह के सब यूनिट होते हैं। फर्स्ट वन इज द क्रिस्टलाइजेशन सब यूनिट जो कि माइक्रोफाइब्रिल्स को क्रिस्टलाइज करने में हेल्प करता है। सेकेंड वन इज द पोर सब यूनिट जिसके थ्रू ओलिगोसैकेराइड्स फ्रॉम द साइटोसोल टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जाते हैं। एंड थर्ड वन इज द कैटालिटिक सब यूनिट जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड करता है। नाउ सुक्रोज सिंथेस की अगर बात करें तो ये सुक्रोज सिंथेस सुक्रोज से यूडीपी ग्लूकोज को डिलीवर करता है टू द कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ सेलुलोज सिंथेस। सो ये जो कॉम्प्लेक्स एंजाइमेटिक मशीनरी है ये कॉम्प्लेक्स एंजाइमेटिकली मशीनरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसमें और इसका जो एक पार्ट होता है साइटोसोल की तरफ होता है दैट इज कैटालिटिक सब यूनिट। सो जो पार्ट साइटोसोल की तरफ होता है वो सबस्ट्रेट से बाइंड करता है। किससे बाइंड करता है, सबस्ट्रेट से बाइंड करता है एंड दैट सबस्ट्रेट इज व्हाट, सबस्ट्रेट इज यूडीपी ग्लूकोज। इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस की तरफ होता है एंड दैट पार्ट इज क्रिस्टलाइजेशन सब यूनिट जो कि रिस्पॉन्सिबल है इलोंगेटिंग एंड क्रिस्टलाइजिंग सेलुलोज मॉलिक्यूल्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। और इस कॉम्प्लेक्स का जो फ्रिज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ये शो करता है कि ये टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो 6 लार्ज पार्टिकल से बने होते हैं। दिस इज द वन कॉम्प्लेक्स, दिस इज द अनदर कॉम्प्लेक्स। इनको क्या बोलते हैं, इनको रोजेट्स भी बोलते हैं। अब ये 6 पार्टिकल से बने होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, टोटल 6 पार्टिकल से बने होते हैं और ये सारे पार्टिकल्स एक हेक्सागन में अरेंज्ड होते हैं। किस में अरेंज्ड होते हैं, हेक्सागन के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं एंड दैट हेक्सागन इज रेगुलर हेक्सागन। और इस कॉम्प्लेक्स में टोटल 3 सब यूनिट होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन सब यूनिट, पोर सब यूनिट एंड कैटालिटिक सब यूनिट। सेलुलोज सिंथेज की अगर एक्टिव फॉर्म की बात करें तो ये एक्टिव फॉर्म में आइसोलेट नहीं हुआ है बट इनका अमाइनो एसिड सीक्वेंस डिसिफर हुआ है बाय देयर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इनकोड द जीन फॉर सेलुलोज सिंथेज। अब इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर से, क्योंकि अमाइनो एसिड सीक्वेंस डिसिफर हो गया है, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर से हाइड्रोपैथी प्लॉट डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर से हाइड्रोपैथी प्लॉट बनाते हैं और इस हाइड्रोपैथी प्लॉट से ये डिड्यूस हुआ है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये एंजाइम है टोटल 8 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है। कितने ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है, टोटल 8 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है। 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट की खास बात क्या है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस एंड दिस इज साइटोसोल। तो टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ये स्मॉल लूप से अटैच्ड हैं, लेकिन जो साइटोसोल में इनकी जो अटैचमेंट है वो काफी लार्ज लूप है। क्या है, काफी लार्ज लूप है। सो ये जो सेलुलोज सिंथेज है ये सेलुलोज सिंथेज में 8 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं और ये 8 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस स्मॉल लूप से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन टुवर्ड्स द साइटोसोल ये लार्ज लूप से कनेक्टेड होते हैं। एंड मच ऑफ द रिसेंट प्रोग्रेस in understanding of cellulose synthesis stems from the genetic and molecular genetic studies of Arabidopsis thaliana, which is especially amenable to genetic dissection and whose genome has been sequenced completely.
अब सवाल ये है कि सेलुलोज की सिंथेसिस का पाथवे क्या होता है। सेलुलोज की सिंथेसिस की एक यूनिक चीज ये है कि सेलुलोज सिंथेसिस का जो इनिशिएशन होता है इट इज बाय फॉर्मेशन ऑफ लिपिड लिंक्ड इंटरमीडिएट। वो लिपिड क्या है? वो लिपिड है बेसिकली प्लांट स्टेरॉल। एंड प्लांट स्टेरॉल में कौन सा स्टेरॉल है? प्लांट स्टेरॉल में सीटोस्टेरॉल है। एंड ये बेसिकली सीटोस्टेरॉल डेक्स्ट्रिन है। क्या है? सीटोस्टेरॉल डेक्स्ट्रिन। जितने भी स्टेरॉल होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है? स्टेरॉइड न्यूक्लियस। क्या होता है? स्टेरॉइड न्यूक्लियस। और ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस जो होता है वो 4 फ्यूज्ड रिंग से बना होता है। सो दिस इज 4 फ्यूज्ड रिंग A B C D। इस रिंग को बोलते हैं A B C एंड D रिंग। A रिंग पे OH ग्रुप अटैच होता है। अब इस OH के ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो 2 डॉट से दिखाया गया है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस UDP ग्लूकोज पे एक्ट करेगा, अटैक करेगा, एंड दैट अटैक इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक। मींस कि सेलुलोज सिंथेसिस का सबस्ट्रेट क्या हुआ? सेलुलोज सिंथेसिस का सबस्ट्रेट हुआ UDP ग्लूकोज। क्या हुआ? UDP ग्लूकोज। जबकि स्टार सिंथेसिस का सबस्ट्रेट क्या था? स्टार सिंथेसिस का सबस्ट्रेट था ADP ग्लूकोज। इवन बैक्टीरियल ग्लाइकोजेन के सिंथेसिस का सबस्ट्रेट भी ADP ग्लूकोज था। लेकिन ग्लाइकोजेन, सुक्रोज एंड सेलुलोज की सिंथेसिस के जो सबस्ट्रेट होते हैं दैट इज UDP ग्लूकोज। इट मींस कि सेलुलोज की सिंथेसिस का सबस्ट्रेट क्या है? UDP ग्लूकोज। अब ये जो सीटोस्टेरॉल का OH है, ये OH का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। और जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा UDP को डिस्प्लेस कर देगा और इससे क्या अटैच हो जाएगा? इससे अटैच हो जाएगा ग्लूकोज यूनिट। और ये सीटोस्टेरॉल बेसिकली टुवर्ड्स द साइटोसोल मेम्ब्रेन में रहता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रहता है लेकिन टुवर्ड्स द साइटोसोल रहता है। अब ये एक एक करके जो इनका सेलुलोज सिंथेज है साइटोप्लाज्म में, इंट्रासेलुलर सेलुलोज सिंथेज जो होता है वो इंट्रासेलुलर सेलुलोज सिंथेज इस पे और भी ग्लूकोज यूनिट ऐड करते हैं फ्रॉम द UDP ग्लूकोज और एक शॉर्ट ओलिगोसैकेराइड इस पे अटैच हो जाता है। जैसे ही इस सीटोस्टेरॉल डेक्स्ट्रिन पे शॉर्ट ओलिगोसैकेराइड अटैच हो जाता है ये साइटोप्लाज्म से फ्लिप करके कहां चला जाता है? टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस। बट स्टिल अभी भी ये मेम्ब्रेन में ही है बट उस मेम्ब्रेन में है जो कि टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस है। जैसे ही टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस जाता है ये इंडो 1,4 बीटा ग्लूकानेज एंजाइम से ये रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? ये रिमूव हो जाता है और इनके 4 सब यूनिट्स के थ्रू ये कहां चला जाता है? सेलुलोज सिंथेज में चला जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही आएगा ये एक एक करके यहाँ पे ग्लूकोज और ऐड होगा और वो ग्लूकोज कहाँ से आएगा? वो ग्लूकोज आएगा साइटोप्लाज्म से। और वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा सुक्रोज सिंथेज, क्योंकि इस सेलुलोज सिंथेज के साथ सुक्रोज सिंथेज भी अटैच्ड है और ये सुक्रोज सिंथेज UDP ग्लूकोज प्रोवाइड करता है किसको? सेलुलोज सिंथेज को। और ये ऐड करता है 1 by 1। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो ओलिगोसैकेराइड सिंथेसिस का प्रोसेस है ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ होता है? रोजेट्स में ही होते हैं। और रोजेट्स में कितने पार्टिकल थे? रोजेट्स में 6 पार्टिकल थे जो कि एक रेगुलर हेक्सागन के फॉर्म में अरेंज थे। और ये सारा का सारा प्रोसेस होता है ओलिगोसैकेराइड सिंथेसिस का इसी रोजेट में होते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, क्या है? माइक्रोफाइब्रिल्स हैं। इस माइक्रोफाइब्रिल्स में टोटल 36 चेन होता है। कितना होता है? टोटल 36 सेलुलोज चेन होते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि वेदर ईच ऑफ द 36 सेलुलोज चेन इज इनिशिएटेड ऑन इट्स ऑन प्राइमर और प्राइमर रिसाइकल्स टू स्टार्ट ए नंबर ऑफ चेन्स इज नॉट येट क्लियर। बट चाहे कोई भी केस हो जो सेकेंड फॉर्म ऑफ सेलुलोज सिंथेज है वो इस पॉलीमर को एक्सटेंड करता है अप टू 500 to 15,000 यूनिट ग्लूकोज का। एंड
extruding it onto the outer surface of the cell, and the action of enzyme is बहुत ही यूनिक है, that is processive. Processive का मतलब क्या होगा? One enzyme molecule काफी सारे ग्लूकोज यूनिट ऐड करते हैं before releasing the growing cellulose chain, and the direction of chain growth is not clear. मीन्स डायरेक्शन ऑफ चेन ग्रोथ रिड्यूसिंग इंड की तरफ होगा या नॉन रिड्यूसिंग इंड की तरफ होगा, अभी स्टैब्लिश नहीं है. इट मीन्स कि जो ग्लूकोज का यूनिट ऐड होगा वो रिड्यूसिंग इंड पे ऐड होगा कि नॉन रिड्यूसिंग इंड पे ऐड होगा, अभी तक ये स्टैब्लिश नहीं है. लेकिन जब फिनिश्ड सेलुलोज मॉलिक्यूल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन माइक्रोफाइब्रिल्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 36 सेपरेट सेलुलोज चेन्स लाइंग साइड बाय साइड, और उनका ओरिएंटेशन पैरेलल होता है. सपोज दैट कि ये सारे के सारे 36 चेन है, तो इधर रिड्यूसिंग होगा, इधर नॉन रिड्यूसिंग होगा, इधर रिड्यूसिंग होगा, इधर नॉन रिड्यूसिंग होगा. मीन्स एक तरफ सारे के सारे इंड रिड्यूसिंग के होंगे, दूसरे तरफ सारे के सारे इंड नॉन रिड्यूसिंग इंड होंगे. It seems likely that each particle in the rosette synthesizes 6 separate cellulose chains simultaneously, और वो पैरेलल होता है क्योंकि जो रोजेट्स होते हैं उसमें 6 पार्टिकल्स होते हैं और ईच पार्टिकल्स 6 चेन की सिंथेसिस करता है. कितने चेन की करता है? 6 चेन की करता है. तो टोटल कितना हो जाएगा? 36 चेन होगा, और ये पैरेलल सिंथेसिस होता है एंड देन इनका क्रिस्टलाइजेशन होता है. सो व्हेन 36 पॉलीमर ऑफ सेम लेंथ, सेम क्रिटिकल लेंथ, देयर सिंथेसिस इज टर्मिनेटेड बाय एन अननोन मैकेनिज्म, क्रिस्टलाइजेशन इनटू ए माइक्रोफाइब्रिल फॉलो. सो सेलुलोज सिंथेस में टोटल कितने सब यूनिट होते हैं? टोटल 3 सब यूनिट होते हैं. क्रिस्टलाइजेशन सब यूनिट, पोर सब यूनिट एंड कैटालिटिक सब यूनिट. कैटालिटिक सब यूनिट ग्लूकोज ऐड करने का काम करता है. पोर सब यूनिट पोर के थ्रू इसमें बाहर निकलता है, साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ जाता है. एंड क्रिस्टलाइजेशन सब यूनिट माइक्रोफाइब्रिल्स को क्रिस्टलाइज करने का काम करता है. सो दिस सेलुलोज सिंथेस के साथ ये सुक्रोज सिंथेस भी अटैच होता है. ये सुक्रोज सिंथेस क्या करता है? सुक्रोज से फ्रुक्टोज को हटाता है और ग्लूकोज को यूडीपी ग्लूकोज के साथ ऐड करके इसको प्रोवाइड करता है. किसको प्रोवाइड करता है? सेलुलोज सिंथेस के कैटालिटिक सब यूनिट को. वन पोटेंट हर्बिसाइड दैट इज CGA 325615, ये क्या करता है? स्पेसिफिकली इनहिबिट करता है सेलुलोज सिंथेसिस को, जो कि रोजेट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. किसकी वजह से? इस हर्बिसाइड की वजह से जो रोजेट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सेलुलोज स्टिल सिंथेसाइज रिमेन्स टाइटली परहैप्स कोवैलेंटली बॉन्ड टू द कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ सेलुलोज सिंथेस. ये इनहिबिटर कैसे काम करता है? इट एक्ट्स बाय डिसोशिएटिंग द कैटालिटिक सब यूनिट फ्रॉम द पोर एंड क्रिस्टलाइजेशन सब यूनिट. मीन्स ये इनहिबिटर क्या करता है? कैटालिटिक सब यूनिट को पोर एंड क्रिस्टलाइजेशन सब यूनिट से अलग कर देता है. कैटालिटिक सब यूनिट अलग हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन एंड पोर सब यूनिट अलग हो जाते हैं, और लेट सेलुलोज सिंथेसिस के लेटर स्टेज को प्रिवेंट करता है. मीन्स सेलुलोज तो ऐड होगा ही लेकिन क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा एंड टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस नहीं जाएगा. सो इन द एक्टिवेटेड प्रिकर्सर ऑफ सेलुलोज दैट इज UDP ग्लूकोज, ग्लूकोज इज लिंक्ड टू द न्यूक्लियोटाइड बट द प्रोडक्ट ग्लूकोज रेजिड्यू आर β14 लिंक्ड. क्या होता है? β14 लिंक्ड होता है. सो देयर इज इनवर्स of configuration at anomeric carbon as the glycosidic bond forms. means जब UDP ग्लूकोज से जब ग्लूकोज UDP के साथ लिंक्ड होता है और वहां से ग्लूकोज के साथ लिंक्ड होगा तो वहां पे इन्वर्सन होता है कॉन्फ़िगरेशन का. कहां पे? एनोमेरिक कार्बन C1 पर एज द जैसे ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है. ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज inward configuration are generally assumed to be a single displacement mechanism with nucleophilic attack by the acceptor species at the anomeric carbon of the donor sugar. means ये जो
इन्वर्सन है कॉन्फ़िगरेशन का, वो कौन करता है? वो करता है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोसिंथेसिस ऑफ सेलुलोज। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेलुलोज की बायोसिंथेसिस के लिए जो चेन इनिशिएशन होता है, इट इज बाय फॉर्मेशन ऑफ लिपिड लिंक्ड इंटरमीडिएट एंड दैट लिपिड इज सीटोस्टेरॉल एंड सीटोस्टेरॉल इज बेसिकली सीटोस्टेरॉल डेक्स्ट्रिन। नाउ द बायोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी सेलुलोज सिंथेसिस करता है, एसिटोबैक्टर, एग्रोबैक्टीरिया, राइजोबिया एंड सर्शिना, ये कुछ बैक्टीरिया है। इनके अलावा कुछ सिंपल यूकैरियोट्स होते हैं जो कि सेलुलोज सिंथेसिस करते हैं और एपरेंटली सेम मैकेनिज्म यूज करते हैं जो कि प्लांट में यूज होता है। बट बैक्टीरिया की अगर बात करें तो अभी हमने देखा है कि सेलुलोज सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सेलुलोज सिंथेसिस के इनिशिएशन के लिए क्या चाहिए? लिपिड लिंक्ड इंटरमीडिएट। क्या चाहिए? लिपिड लिंक्ड इंटरमीडिएट। अब ये जो लिपिड लिंक्ड इंटरमीडिएट होता है, ये होता है स्टेरोल। क्या होता है? स्टेरोल। बट बैक्टीरिया में स्टेरोल एब्सेंट होता है। सो बैक्टीरिया में स्टेरोल के जगह कौन सा लिपिड काम करेगा? बैक्टीरिया में स्टेरोल के जगह लिपिड जो काम करता है दैट इज डोलिकोल। सो नाउ द बायोसिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया के सेल वॉल की अगर बात करें तो बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से। किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं। एंड पेप्टिडोग्लाइकन इज लीनियर कोपॉलीमर। क्या है? इट इज लीनियर कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक तरह के सब यूनिट से नहीं बनते हैं, ये दो तरह के सब यूनिट से बनते हैं। फर्स्ट वन इज द नैग एंड सेकेंड वन इज द नैम। और नैग और नैम अल्टरनेट होता है। मान लिया कि अगर ये नैग है तो सेकेंड वन इज द नैम, देन नैग, देन नैम। नैग और नैम अल्टरनेटली ज्वाइंट होते हैं एंड दिस बॉन्ड इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या है? इट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और इसी बॉन्ड पे लाइसोजाइम एक्ट करता है। मींस लाइसोजाइम इस बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है और पेप्टिडोग्लाइकन को रैप्चर कर देता है एंड बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। सो पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? दो तरह के मोनोसैकेराइड यूनिट डेरिवेटिव से बने हैं। इट मीन्स कि इट इज नॉट ए होमोपॉलीसैकेराइड, इट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ये क्या है? इट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड नहीं है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। सो दिस इज द वन चेन, दिस इज द अनदर चेन, दिस इज द अनदर चेन। ईच चेन में दो तरह के शुगर दिखाया गया है, एक ग्रीन और एक रेड कलर से। जो ग्रीन कलर है इट इज नैम, रेड कलर है इट इज नैग। सो नैग एंड नैम अल्टरनेट है पेप्टिडोग्लाइकन चेन में। अब पॉइंट यहाँ पे ये है, सपोज दैट कि ये एक चेन है पेप्टिडोग्लाइकन का, ये दूसरा चेन है पेप्टिडोग्लाइकन का, ये तीसरा चेन है पेप्टिडोग्लाइकन का। क्या ये सारे पैरेलली अरेंज्ड रहेंगे तो क्या ये स्ट्रॉन्ग शीथ बनाएंगे? एंड द आंसर इज नो। ये स्ट्रॉन्ग शीथ तब बनाएंगे जब इनको एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, इनको एक दूसरे से बॉन्ड करेंगे। सो अब ये एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होते हैं? सो जितने भी नैम होते हैं, नैम पे टेट्रापेप्टाइड अटैच होते हैं, दिस इज द टेट्रापेप्टाइड। और इनका जो अमाइनो एसिड रेजिड्यू होता है वो फिक्स होता है। नैम से जो अमाइनो एसिड अटैच होता है दैट इज एल अलानिन, देन डी ग्लूटामेट, देन एल लाइसिन, देन डी अलानिन। सो ये टेट्रापेप्टाइड है जिनका सीक्वेंस फिक्स होता है। वैसे तो अमाइनो एसिड जो होते हैं एल फॉर्म में होते हैं एक्सक्लूसिवली, लेकिन बैक्टीरिया के पेप्टिडोग्लाइकन एक एक्सेप्शन है जहां पे डी अमाइनो एसिड होते हैं। आप यहां देख रहे हो कि यहाँ पे ग्लूटामेट एंड अलानिन दो डी फॉर्म में प्रेजेंट हैं। अब ये टेट्रापेप्टाइड नैम से अटैच्ड है बट स्टिल अभी भी पेप्टिडोग्लाइकन चेन अटैच नहीं हुआ। सो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ये क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये पेंटाग्लाइसिन चेन ये दो टेट्रापेप्टाइड को लिंक करता है। ये क्या है? पेंटाग्लाइसिन चेन। पेंटाग्लाइसिन चेन किस में होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये पेंटाग्लाइसिन चेन टेट्रापेप्टाइड को लिंक करते हैं। अब ये कहां पे लिंक करेगा?
एक टेट्रापेप्टाइड का एल लाइसिन और दूसरे टेट्रापेप्टाइड का डी अलानिन से लिंक्ड होता है। लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की क्या खास बात है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये पेंटाग्लाइसिन चेन नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्टली लिंक्ड होता है, डायरेक्ट पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है एल लाइसिन एंड टर्मिनल डी अलानिन के बीच में। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अब आते हैं कि इनकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है। बायोसिंथेसिस की अगर बात करें, एज आई सेड राइटली, कि पेप्टिडोग्लाइकन दो सब यूनिट से बने होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। सो पहले जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन 1 फॉस्फेट है, ये यूडीपी से रिएक्ट करता है और ये क्या बनाता है? यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अब ये जो यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन के लिए एक NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। जब यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से रिएक्ट करता है तो ये यूडीपी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? यूडीपी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब ये यूडीपी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से ये पेप्टाइड अटैच होते हैं 1 by 1, बट यहाँ पे टेट्रापेप्टाइड नहीं है, यहाँ पे पेंटापेप्टाइड है, जो कि यहाँ पे 2 टर्मिनल डी अलानिन है। अब ये पेंटापेप्टाइड अटैच होगा तो ये पूरा का पूरा असेंबली किससे अटैच हो जाएगा? लिपिड से, एंड दैट लिपिड इज डोलिकोल फॉस्फेट। जब ये पूरा असेंबली डोलिकोल फॉस्फेट पे अटैच हो जाएगा तो अब इससे एक मॉलिक्यूल अटैच होगा, क्या? यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। जैसे ये अटैच हो जाएगा, ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से बॉन्ड बनाएगा, देन ये यूडीपी डिस्प्लेस हो जाएगा। अब इससे 5 ग्लाइसिन अटैच हो गए, कहाँ पे? एल लाइसिन पे। एल लाइसिन पे 5 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल अटैच होंगे एंड दैट इज पेंटाग्लाइसिन। अब ये पूरा का पूरा असेंबली जो एग्जिस्टिंग पेप्टिडोग्लाइकन प्राइमर है उससे बाइंड करता है, उससे क्या करता है? कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होगा? ये जो पेंटाग्लाइसिन है किस पे? एल लाइसिन पे। इस ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जो है इसके टर्मिनल डी अलानिन से बाइंड करेगा। ये एग्जिस्टिंग पेप्टिडोग्लाइकन प्राइमर का जो ये अलानिन है 2, ये जो सेकेंड लास्ट डी अलानिन है उससे बॉन्ड बनाता है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, और ये टर्मिनल डी अलानिन क्या होता है? रिलीज हो जाता है। सो 1 टर्मिनल डी अलानिन रिलीज हो जाता है और ये पेंटाग्लाइसिन जो लाइसिन से अटैच्ड है टर्मिनल डी अलानिन से बॉन्ड बनाता है, एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय ट्रांसपेप्टिडेज, और पेनिसिलिन ट्रांसपेप्टिडेज को ही इनहिबिट करता है। मींस पेनिसिलिन क्या करता है? पेनिसिलिन क्या करता है? क्रॉस लिंक फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। क्या करता है? टेट्रापेप्टाइड क्रॉस लिंक फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। लाइसोजाइम क्या कर रहा था? नैग और नैम के बीच के बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर रहा था, लेकिन पेनिसिलिन टेट्रापेप्टाइड क्रॉस लिंकेज को प्रिवेंट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोसिंथेसिस ऑफ सेलुलोज एंड पेप्टिडोग्लाइकन, एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस about the integration of carbohydrate metabolism in plant cell. So stay tuned for the next lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section.